एम ए सिद्दीकी साबिक़ा मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वो डायरेक्टर ने मुनक़दा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कई अहम मौज़ूओं पर बात करते हुए तफसीलात बताई और मिनॉरिटीज़ के मसाइल को उठाया और उनके साथ रियासती व मरकजी हुकूमतों की जानिब से हो रही नाइंसाफ़ी पर बरहमी का भी इजहार किया और अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ज़माने से खुद हैं हम, ज़माने से हम नहीं। जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो तो कुछ ऐसे काम कि जमाना सलाम। तो आज का जो इजलास हमारे अजीज पाशा साहब की क़यादत में और सैयद मुख्तार हुसैन साहब की सदारत में और हमारे और इसके अब्दुल्लुद्दीन साहब एक जो है काफ़ी जो है एक मुतहर्रिक और बहुत ही एक सीनियर मायानास कायद हैं कांग्रेस के, वो भी आज इसमें शिरकत किए और हमारे मोअज़्ज़िज़ जो है उस्मान हाजरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए, मोहम्मद अली साहब और दूसरे हमारे मतीन साहब, दीगर कायदीन और हमारे बशीर भाई भी हमारे। 1-2 मिनट में आपसे तवज्जो चाहूँगा तो यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि जुडिशियल पावर, कानूनी इख्तियारात वो बोर्ड को मिलना चाहिए था। आज आप देखिए मुल्क आज़ाद होके 77 साल हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 ही रियासतों को जुडिशियल पावर मिले कमिश्नरेट का क़याम अमल में है, एक केरला एक बंगाल। सारे हिंदुस्तान के अंदर किसी रियासत के अंदर भी जुडिशियल पावर कमिश्नरेट का क़याम या औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। तो आज तकरीबन हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर भी वफ़ की 10 लाख करोड़ की जायदादें आज जो है खतरे में है। जैसे कि गज़ेट नोटिफाइड 33,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड जायदादें वफ़ की हैं, 77,000 एकड़ से ज्यादा वफ़ की जमीनात हैं। आज 80% इसके ऊपर कब्जा हो गया है। कब्जा हो जाने की वजह ये है कि भाई गवर्नमेंट की जो है इसके अंदर जो है देखभाल नहीं होने से और ये इस डिपार्टमेंट को मजबूत तरीके से कायम नहीं करने की वजह से। जैसे कि आप देखिए, आप इंडोमेंट है, वो भी जो है भगवान की जो है अल्लाह की उनके जो है हिसाब से जायदादें हैं, उसके ऊपर आप जाके एक सब्बल लगाइए और ही पुलिस आती आपको पकड़ लेती, मुकदमा दर्ज कर देती। आज वक्फ बोर्ड के अंदर जाके आप कोई भी शख्स अगर कब्जा कर ले रहा तो आपको सबसे पहले जाके वक्फ इंस्पेक्टर को इत्तला करना पड़ता, उसके बाद वक्फ इंस्पेक्टर जाके एमआरओ को इत्तला करता, एमआरओ जो है उसके बाद जो है आरडीओ को इत्तला करता, फिर आरडीओ साहब लेटर लिखना तो फिर वो जायदाद उठना। तो कोई उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसे कमिश्नरेट नहीं है, तो उसको जो है जुडिशियल पावर नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है। फिर आप देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही है, वक्फ बोर्ड के अंदर सही तरीके का स्टाफ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये पूरे मुल्क के अंदर एक निराश फैलावा है। मैं हमारे मीडिया को तवज्जो करना चाहूंगा कि हमारे रहमान खान साहब यूनियन मिनिस्टर थे, आपके जो है वफ़ के जो है मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी डाली थी, मैं साहब के उनके नोटिस पे लाऊंगा। वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है एक रिपोर्ट दी थी कि सारे हिंदुस्तान के अंदर पूरे वफ़ के जायदादों को बचाने के लिए जुडिशियल पावर दिया जाए, कमिश्नरेट का क़याम लाया जाए और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इत्तेफाक से वो जो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद वो बिल पास होने का था, आईपीओ पेंडिंग में है, बहुत कम लोग जानते हैं, बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि कुछ हमारी हुकूमत बदल गई और वो आज तक भी पेंडिंग में है। आज से मैं 5 साल पहले आंध्रा के जो है असेंबली के अंदर एक सवाल किया गया था कि आखिर वफ़ की जायदादों को कैसा बचाया जाए। तो हमारे एनएमडी फारूक साहब वहां पे जो है वफ़ के आंध्रा के जो है मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था, पूरे पेपरों में आया था, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एक जो है आपकी कमेटी डाली गई, वो कमेटी के जरिए से पास हुआ और वो कमेटी को इतने इख्तियारात थे कि जो है वो जो भी रिपोर्ट देगी उसके जरिए से जो है इसको जो है वफ़ को जो है जुडिशियल पावर दिया जाए और सारे हिंदुस्तान के रियासतों में जुडिशियल पावर आने वाला था, लेकिन वो आते आते रुक गया। वो फाइल आज भी पेंडिंग में है। उन्होंने बयान दिया था कि वो फाइल आज भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग में है।
अगर वो फाइल अगर आगे बढ़ जाती है तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के रियासतों के अंदर जो है आपके जुडिशल पावर आ जाएगा। तो लेकिन काम हुआ लेकिन वो काम इत्तेफाक से बीजेपी की हुकूमत आने के बाद वो काम जो है फिर बढ़ नहीं सका, वैसा ही रुका हुआ है। तो आज जबकि केसीआर साहब एक अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, केसीआर साहब एक मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, केसीआर साहब मीठी मीठी बातें करते हैं, केसीआर साहब तयखुनात देते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं जुडिशियल पावर दूंगा, कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाऊंगा, 4 महीने के अंदर लैंको की जो जायदाद है वो भी आपके राजगोपाल सरकारी से वापिस ले लूंगा और सब किराए वगैरह जो है माकूल आपको आएंगे और मुसलमानों की माशी हालत इससे दुरुस्त हो जाएगी। आज 9 साल हो गया, उन्होंने वायदा किया था लेकिन आज तक कोई भी जो है इसके ऊपर इक़दाम नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है। ऐसे इजलासों के अंदर हम सब लोग जमा होकर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई आपने जो वायदा किया था कि वक्फ के ताल्लुक से वो वायदे को आप पूरा कीजिए, नहीं तो इलेक्शन में आपको जो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये भी हुकूमत का जो है वायदा ही था कि भाई हम आपके लिए जो है जुडिशियल पावर देंगे, कमिश्नरेट देंगे और आपकी सारी जायदादों को बचाएंगे और सब चीजों का तहफुज करेंगे, लेकिन वो भी हुकूमत का वायदा पूरा नहीं हो सका। फिर उससे हटके भी मुसलमानों की माशी हालत बहुत खराब है। हम लोगों ने नहीं पूछा था केसीआर साहब से, उन्होंने कहा था कि भाई रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है ये सब पूरे चीज़ा, और उन्होंने भी एक कमीशन डाला था, उसके जरिए से मुसलमानों की माशी हालत क्या है दरियाफ्त की और उन्होंने 12% में रिजर्वेशन देने का वायदा किया, जिससे हजारों लाखों मुसलमानों को सारे हिंदुस्तान के अंदर फायदा पहुंचा, बल्कि उन्होंने ऐलान किया और असेंबली के अंदर एक बिल भी पास करवाया। फिर उसके बाद बोले कि मैं जंतर मंतर के ऊपर एक धरना दूंगा अगर ये मुसलमानों का बिल पास नहीं होगा। तो आज ये बिल पास होके भी करीब लगभग 5 साल के करीब हो गया है। क्या हुआ वो जंतर मंतर का धरना, वो 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ? आज आप जो है अपनी बेटी के को बचाने के लिए नए जो है हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है कैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपरों में आ रहा है। आप अगर काश मुसलमानों से वायदा किया था कि भाई मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, अगर इसके ताल्लुक से भी अगर आप कोई मौसर नुमाइंदगी करते, कोई धरने देते और मुसलमानों के लिए फाइट करते और जो बराबर जो है 12% रिजर्वेशन भी कायम हो जाता था। जबकि कांग्रेस की हुकूमत में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। वो 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी कुछ लोग जो आपके फिरका परस्त जहन रखने वाले हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाले कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट के अंदर मुकदमा हम हार गए जो है, एक बात बताऊं, 4% के लिए। तो फिर उसके बाद वो बचाने के लिए आज वो 4% रिजर्वेशन से भी हजारों नौजवानों को, हजारों तालीम याफ्ता लोगों को जो है दाखिले मिले, कई फायदे हुए, ये हुए। तो वो भी जो है बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में जाके एक स्टे ऑर्डर लिए, लेकिन वो 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी हुकूमत के जानिब से सही मौसर पैरवी नहीं हो रही है। किसी दिन भी आप पेपर में सुनेंगे कि वो 4% रिजर्वेशन भी खत्म हो गया है। मैं अब इस वक्त इस मौके पे ये कहूंगा कि भाई हर साल आप जो एक मुकर्रर करते हैं, भाई मैं 2200 करोड़ मुसलमानों के लिए बजट रखा हूं। 2200 करोड़ के बजट में आज आप जो है सिर्फ बमुश्किल जो है एक 50% वो बजट इस्तेमाल होता है और 50% वापिस चला जाता है। वो बजट को वापिस जो जाता है उसके बाद से एक सब प्लान बनाया जाता है। आंध्रा के अंदर एक सब प्लान बनाया गया है। ऐसा बजट जो अक़लियतों के लिए जो रखा गया है वो इस्तेमाल ना हो तो सब प्लान के जरिए से दूसरे उनकी तरक्की के उसमें और कोई दूसरे उसमें वो इस्तेमाल होता है। लेकिन आंध्रा के अंदर तो सब प्लान है, तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब आज तक भी कोई सब प्लान आज तक लाए नहीं। बड़े अफसोस की बात है। फिर उससे हटके आज आपके सामने बड़ी खास बात, अभी मुझसे पहले हमारे भाई साहब ने भी ये बात रखी कि भाई वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। कोई अजब बात नहीं है, अगर उसकी मौत से पैरवी वगैरह नहीं हुई तो आप तो ये बोलते रह जाएंगे वक्फ एक्ट, अगर वक्फ का एक्ट खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं। आप बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी जो है क्या है भाई, ये बोले कि भाई ये आवाम का जो है ये उनका जो है वो मसला है भाई, ये उनका जो है लिहाजा जो है बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि भाई वो मस्जिद बने, हम लिहाजा हम उनके फेवर में बड़ी तादाद में जो दूसरी कौमें हैं वो जजमेंट आ गया।
तो आज वक्फ का भी एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी खतरे के अंदर है। तो आज सबसे अहम चीज ये है कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर भी आप देखिए, आप जैसे कि नबी खां मौलवी के 300 मलकियां हैं, बड़ा अफसोस होता बोलते हुए, पत्थरगट्टी पे अलाउद्दीन बिल्डिंग के 300 मलकियों का जो है किराया बमुश्किल मैं समझता हूँ 2000 रुपए भी नहीं है एक मलकी का। एक मारवाड़ी एक दूसरे गैर कौम के आदमी के पास 18 20 मलकियां हैं। एक मारवाड़ी जो एक आदमी 1 लाख रुपए किराए के ऊपर दिया हुआ है। कोई कोर्ट के जानिब से ना कोई उसे वापस लेने वाला है ना कोई पूछने वाला है। आज करीब लाख करोड़ों में आज जो किराए जो लोग देना है वक्फ बोर्ड के, वो कोई उसके बारे में कोई पूछने वाला है ना कोई पुरसाने हाल है। मैं जो है इससे पहले हमारे भाई साहब की तवज्जो चाहूंगा कि हाजिरी साहब की, कि भाई मैं आलूर गया था, आलूर इलेक्ट्रॉनिक सिटी वहां पर आने वाली है बल्कि मैं सुना वहां पर 1800 एकड़ जमीन है। वो 1800 एकड़ जमीन के ऊपर सभी साइदारेड्डी आलूर इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाना चाहते थे। तो वहीं पर एक बहुत बड़ी औलिया अल्लाह की दरगाह है, तो मैं रुका, ज़ियारत करा और वो दरगाह पे मुझे कुछ फैज़ भी हासिल हुआ। मौदूम भाई साहब की दरगाह मुझे फैज़ भी हासिल हुआ, एक दुआ किया और आनंद फानंद में काम हो गया। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, औलिया अल्लाह का भी एक अलग रहता मामला। तो उस दरगाह के तहत 1800 एकड़ जमीन आज भी पड़ी हुई है डियर, और उसके काबिज़ीन बहुत सारे उस दरगाह की जमीन के ऊपर काबिज़ीन है। हर साल को जो है क्या देते हैं, 5 रुपए देते हैं, 5 रुपए एकड़ के ऊपर। एक आदमी 25 एकड़ के ऊपर बैठा हुआ है, कोई 50 एकड़ पे बैठा हुआ है, कोई 10 एकड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो वह ऐसे किराए ऐसे जो लीज भी जो है उनको जो तो बढ़ाती भी नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है। फिर उसके साथ आप सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, जब से जो केसीआर साहब आए हैं 2014 से लेके आज तक ऑडिट नहीं हुआ था। अब परसों बड़ी मुश्किल से ऑडिट हुआ। दुनिया का गबन है, और वहां पर एक ऑफिसर जो है, बहुत कुछ ऐसे ऑफिसर भी हैं जो वक्फ की जो है जमीनों को जो है और जो है बिल्डिंग बना के हजारों लाखों रुपए किराया कमा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। बात बता, एनुअल रिटर्न्स 0.08 1% भी सबमिट नहीं करी था। अभी साहब जैसा बताए सरकार, तो आज ये जो है कोई आमदनी का कोई सही वहां पे जरिया नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। सब बातों से हटके जाली एनओसी इशू हुए, क्या हुआ उसका, सीबीसीआईडी से जो इंक्वायरी कराते बोले आज तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, भाई खाली बस हल्की इंक्वायरी चले आ रही है जो है। बड़े अफसोस की बात है। आज इससे पहले एसके सिन्हा की एक कमेटी डाले थे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की, कि भाई पूरी आप रिपोर्ट तैयार करो, तैयार करके जो आप ये दो कि भाई कौन कब्जे के ऊपर है। वो आज तकरीबन कई साल हो गए हैं, आज तक वो कमेटी की रिपोर्ट ही पेश नहीं है। जब मोहम्मद अली साहब के जमाने में माइनॉरिटी वेलफेयर की जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी डाले, आज तक उसकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं हुई। लिहाजा जो है कोर्ट के अंदर भी जो है 3000 मुकदमे जेरे दौरान है वो कोर्ट के अंदर। आज कोई इसकी सही पैरवी करने वाला नहीं है। काफी मुकदमों में तो बराबर तरीके से एफिडेविट भी नहीं डाला गया, काउंटर फाइल नहीं किया। तो अब रहा ये कि ये सब बातों से हटके मेरा बोलने का ये कि वक्त की बहुत बुरी हालत है, और जो है एक ऑफिसर अपने कुछ एक ग्रुप बना लिया है। वो ग्रुप बना के जो है उनको दूसरे हैदराबाद के बड़े मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हाई दिन की सरपरस्ती हासिल है, वो उनका कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, और वो मनमाने जिससे चाहे रिश्वत लेते हैं, और कोई मुसीबत आई तो बड़े कायद के पास चले जाते हैं। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इकरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.